G20 ग्रुप ऑफ 20 एक आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन हैं, चाहे वो आपके राष्ट्रीय स्तर के हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा आप लोग। क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस की बात कर लीजिए या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, वनडे एग्जाम की बात कर लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि अभी जो G20 हो रहा है ना, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत के पास है 2023 में जो G20 हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आसानी से आप लोग उसका जवाब भी दे पाएंगे। तो G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें आप देखते हैं कि 19 तो देश शामिल हैं और एक आपका संघ शामिल है। इसमें 19 देशों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य है। टोटल आप देखें 20 सदस्य देखने को मिलेंगे। G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो बड़ा संगठन है, बड़ा हिस्सा आप देखते हैं कि कवर करता है। और जो इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच बनाता है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 26 सितंबर 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। बाद में इसे राज्य सरकारों के प्रमुख के स्तर तक उन्नत किया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रीमियम फोरम नामित किया गया। शुरुआत में आप देखिए G20 ने व्यापक आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित किया, परंतु बाद में इसमें आप देखिए इसने व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार विरोधी आदि मुद्दों को भी शामिल करके अपने दायरे का विस्तार किया। यानी कि अपने दायरे को इन्होंने बढ़ाया इस संगठन ने। और G20 का कोई स्थायी सचिवालय का या आप देखिए मुख्यालय नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और G20 की अध्यक्षता प्रति वर्ष रोटेशन के आधार पर सदस्यों द्वारा की जाती है। अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश पिछले अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष के साथ मिलकर टोइटका नामक समूह बनाता है, जो आप देखें G20 एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करता है। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। और G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। G20 विक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं और शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय भी करते हैं। G20 के कार्य को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इस संगठन की स्थापना हुई तो कोई उद्देश्य भी तो होगा इसका। तो G20 के उद्देश्य की बात करें तो मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए इसके सदस्यों के बीच नीतिगत समन्वय बनाना, सतत वृद्धि सुनिश्चित करना, जोखिम कम करने और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने वाले वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और G20 के अगर महत्व की बात करें तो यह G7 जैसे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में एक अधिक प्रतिनिधित्व समूह है, जिसमें केवल औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं और वैश्विक दक्षिण के हितों को नजरअंदाज कर दिया गया था। G7 की बात हो रही है। G7 के बारे में भी एक सामान्य जानकारी मुझे लगता है कि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं पूछ लेता है। तो आप देखेंगे अगर G7 की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी आप देखेंगे कि 23 मार्च 1973 में। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप लोग याद रखिएगा। और ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जानते हैं, एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और 2007 के वित्तीय संकट के दौरान G20 सदस्यों ने अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए खर्च को बढ़ावा देने और व्यापार बाधाओं को कम करने
सहित ठोस कार्रवाई की। और G20 का आर्थिक और वित्तीय समूह दुनिया के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, डेटा विकेंद्रीकरण आदि के बारे में चर्चा के लिए देशों को एक मंच प्रदान करता है। G20 ने कोविड महामारी के दौरान देशों को राहत प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और G20 देशों ने दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों द्वारा उन पर बकाया ऋण भुगतान को निलंबित करने की पर सहमति व्यक्त की, और जिससे उन देशों को अरबों डॉलर की राहत प्रदान की गई। अब आप देखिए G20 के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। इन समस्याओं के बारे में याद रखिएगा। इसमें आप देखिए सबसे बड़ा संकट तो यही है कि रूस यूक्रेन संकट वर्तमान समय में G20 के लिए सबसे बड़ा अवरोधक है, जो कामकाज को बाधित कर रहा है। क्योंकि आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है ना, क्योंकि अमेरिका उसके सहयोगी रूस और उसके सहयोगियों के साथ एक मंच पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, और यह समूह के कामकाज में एक गंभीर गतिरोध भी पैदा कर सकता है, इसकी प्रगति को बाधा भी पहुंचा सकता है, बाधिक बन सकता है इसमें। और G20 समूह सदस्य देशों के भीतर चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम नहीं है। व्यापार पर आप देखिए अमेरिका चीन मुद्दे, अमेरिकी रूस, परमाणु हथियारों पर विभाजन आदि जैसे मुद्दों को हल करने में यह समूह सफल साबित नहीं हुआ। और बढ़ते आप देखते हैं संरक्षणवाद के कारण अन्य वैश्विक समूहों से G20 की प्रासंगिकता भी कम हो रही है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं है। अध्यक्षता करने वाले राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार इसका एजेंडा प्रतिवर्ष बदलता रहता है। यह छोटे देशों के निर्णय लेने को प्रभावित करता है। छोटे छोटे देश जो G20 के सदस्य नहीं होने G20 देशों द्वारा उनके विकास और अवसर के लिए सहमत घोषणाएं और प्रतिबद्धताओं को लागू करना होता है। और G20 देशों ने कोयला बिजली संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके कारण एक छोटा राष्ट्र नए कोयला बिजली संयंत्र के लिए G20 देशों से कोई वित्त प्राप्त नहीं कर सकता है। और चाइना के अपने ही देखते रहते हैं, कुछ भी करता रहता है। उसे अपने स्वयं के सीमित वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना होगा, या फिर कोयले के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना होगा, अन्य विकल्पों की तलाश करनी होगी। और G20 की घोषणाएं कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं है, और इसके निर्णयों को लागू करने के लिए कोई स्थायी तंत्र भी नहीं है। ये समस्या बनी हुई है। ये आपको मुख्य परीक्षा हम लोग लिखेंगे ना आंसर राइटिंग, तो वहाँ आप लोग ये पॉइंट डाल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर किसी भी अन्य अफ्रीकी देश का इस समूह का सदस्य नहीं होना इसके वैश्विक प्रतिनिधित्व समूह होने के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब इसमें आप देखते हैं कि सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है ना। अब इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? तो G20 को पर्याप्त भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए। G20 समूह को डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। G20 को जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं, कृषि नवाचार को समर्थन देने से लेकर शहरी और बुनियादी ढांचागत नियोजन तक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की समस्याओं का समाधान खोजने की अंतरिक्ष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य को विशेष रूप से कोविड-19 के घातक प्रभाव के बाद एक प्रमुख एजेंडा बनाया जाना चाहिए। एक प्रमुख वैश्विक चुनौती के रूप में तेजी से बढ़ रहे रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए नए एंटीबायोटिक दवाओं और मौजूदा जैव प्रौद्योगिकी सुविधाओं के भी सहयोग किए जाने की आवश्यकता है। और पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आर्थिक व्यवधान और वैश्विक आर्थिक मंचों पर रूस के जारी बहिष्कार के लिए भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को पहल करने की आवश्यकता भी बताई जा रही है। और आप देखिए इस बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। होने दीजिए बैठक। तो इतनी जानकारी G20 के बारे में जरूर अपने पास रखिएगा आप लोग।